स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 आने वाला है। ओके, कैसी तैयारी है आपकी? टेंशन हो रही है, टाइम कम रह गया है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है? टेंशन लेके कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जिस कंपोनेंट से सबसे ज्यादा डर लग रहा है उसको पहले उठा लो। ये ह्यूमन नेचर है कि हम सोचते हैं कि इसको बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे बच्चों को आर्ट एंड कल्चर अच्छा नहीं लगता होगा, यार इसको तो कल पढ़ेंगे, चलिए इसको तो नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे, संडे को तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। उसको आप सबसे पहले उठाइए, उसको करिए। जिस चीज से डर लगता है उसके पीछे पढ़िए। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई इशू नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री को सिंपल कर देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन बहुत जल्दी करेंगे और ये जो सीरीज है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसको अगर आप देख लेते हैं और आपने पहले से हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ा हुआ है, देन स्टूडेंट मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे 6 लेक्चर्स में। फर्स्ट जो लेक्चर होने वाला है ये हम लेंगे 1857 से लेकर 1885। वाई 1857? तो रिवोल्ट में आपको डिस्कस नहीं करने वाला हूं। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, जो मेन फ्रीडम स्ट्रगल है वो हम डिस्कस करेंगे। 57 के बाद जो भी हुआ है स्टूडेंट वो हम डिस्कस करने वाले हैं 1885। वाई 1885? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश होती है। तो हमने जो हिस्ट्री को डिस्कस करना है इस सीरीज में, हम इवेंट टू इवेंट, ठीक है, इवेंट से लेकर इवेंट तक करेंगे जो इंपॉर्टेंट इवेंट इंडियन हिस्ट्री में है। तो 1857 टू 1885 कांग्रेस फॉर्म हो रही है। इन बिटवीन जो भी हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो सारा हम डिस्कस करते जाएंगे। तो एक यूनिक वे में हम हिस्ट्री को करने वाले हैं। जो पहले ऑर्डिनरी मेथड है, रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद नेशनलिज्म का राइज हुआ, उसके बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो चीजें आएंगी बट हम थोड़ा यूनिक वे में करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन बिटवीन अगर कोई पीजेंट या ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन अगर सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विसेज को क्लियर करते हैं, आईसीएस को क्लियर करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा यूनिक वे में हम करने वाले। सेकंड लेक्चर जो होने वाला है ये होगा फ्रॉम 1885 टू 1905। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, मैंने 1905 क्यों लिया? वाई? बिकॉज 1905 इंडिया में होता है स्टार्ट स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट तक का पीरियड हमने लिया है और स्वदेशी मूवमेंट जब इंडिया में स्टार्ट होगा तो एक्सट्रीमिस्ट के पास पावर आएगी। तो 1905 तक का पीरियड हमने लिया। थर्ड जो लेक्चर हमारा होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे 1905 से लेकर 1920, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 1920 से लेकर 1930, 10 ईयर हम जो है डिस्कस करेंगे। 20 एनसीएम, 30 सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर 5 1930 टू 39, 30 से लेकर 39 में जो भी हुआ ये हम डिस्कस करने वाले हैं। 39 में स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 2। ओके, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1939 से लेकर 47 तक जो भी हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस 6 लेक्चर में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। पर थोड़ा सा कैच है, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा 1857 से लेकर 1885, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटल लेक्चर आपके हो जाएंगे 7 और 7 लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सीरीज देखनी है। जो भी डाउट आ रहा है आपके माइंड में कि सर ये डाउट है, तो आप केवल लिख देना। ओके, तो यूट्यूब में आप जो है पूछ लेना सर ये डाउट है, मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर को आज हम देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। 57 का रिवोल्ट होता है। 57 के रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। रिवोल्ट के बाद आपको पता है बहुत सारे चेंजेस हुए। पहला जो चेंज था, ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन कर दिया गया, हटा दिया गया, एक एक्ट बन जाता है। एक्ट का नाम था द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ 1858 के नाम से आप ज्यादा जानते हो। इस एक्ट के अंडर में ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है, एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है एसओएस। अभी तो मैं आपको केवल ब्रीफ कर रहा हूं, अभी हम डीप में जाएंगे। सेकंड आइए, 57 के रिवोल्ट के बाद यहां पर एक पीजेंट का रिवोल्ट होता है बंगाल में। इसका नाम है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का ट्रेजर हो गया खाली। देन उन्होंने इंडिया में क्या लगा दिया, इनकम टैक्स।
तो यहाँ पर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि आपने रिवोल्ट किया था, चलिए एक टैक्स पे कर दीजिए। तो इनकम टैक्स को इंडियंस के ऊपर इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में हमारे फर्स्ट आईसीएस बनेंगे। ओके, सत्येंद्र नाथ टैगोर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, अलग अलग रीजन्स में बनती हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो इस पीरियड में आने वाली हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रार्थना समाज फाउंड होता है 1867, पूना सार्वजनिक सभा 1870, डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग 1875, पीजेंट का एक रिवॉल्ट होता है डेक्कन में, बट ये रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट था? मारवाड़ी मनी लैंडर्स के अगेंस्ट था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्य समाज फाउंड किया गया 1875 में बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आप देखेंगे एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। तो सेम पीरियड में एमएओ कॉलेज को फाउंड किया गया, जिसको आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, बाय सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने एमएओ कॉलेज को फाउंड किया 1875। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो बंगाल में बनती है, इंडियन एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स को लेकर एक पूरा एजुटेशन चलाती है। ओके स्टूडेंट, तो इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया गया। नेक्स्ट वर्नेकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करता है लॉर्ड लिटन। इसके बाद स्टूडेंट इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आती है यहाँ पर किसकी? रिपन की। और उसके बाद स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है 1885 में। तो अभी हम इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे पूना सार्वजनिक सभा तक 1870 तक, और उसके बाद सेकंड लेक्चर में फिर हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। हमारे लीडर्स, कुछ लीडर जो थे वो मारे गए, कुछ को बाद में उनके ऊपर केस चलाया गया, ट्रायल चलता है और उनको जेल में डाल दिया गया, कुछ नेपाल चले जाते हैं। इस टाइप से जो रिवोल्ट था वो डाउन हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया साइड में, और जो इंडिया को रूल करने की पावर है वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। और एक एक्ट बनाया गया स्टूडेंट, इस एक्ट का नाम है द एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, तो इस एक्ट को पहले डिस्कस करते हैं। ये एक्ट बनता है अगस्त 1858। इस एक्ट के अंडर में फर्स्ट स्टूडेंट आपको याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, सॉरी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो यहां पर पावर किसने ले लिया हाथ में? ब्रिटिश क्राउन ने। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन हमें कैसे रूल करने वाला है? देन एक पोस्ट क्रिएट की गई, पोस्ट का नाम है SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहां पर एक पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। SOS के साथ एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाएगी। ओके स्टूडेंट, तो 15 मेंबर की काउंसिल SOS को सपोर्ट करेगी। SOS कहां सिटिंग करने वाला है? SOS सिटिंग करने वाला है लंदन में। नेक्स्ट पॉइंट आपको रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। SOS को कौन सी पावर दी गई है? तो फर्स्ट डायरेक्टर्स की पावर, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे इनकी पावर SOS को दी गई। सेकंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है तो आप ये बता पाएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था, याद करिए। ओके, चलिए मैं बता देता हूं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट की बॉडी थी एंड डायरेक्टर जो है ये प्राइवेट बॉडी है। ये दोनों कहां सिटिंग करते थे? लंदन में। इसको कहते थे डबल गवर्नमेंट, एक प्राइवेट एंटिटी, दूसरी गवर्नमेंट की बॉडी। दोनों की पावर SOS को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो यहां पर हम कहते हैं
इस एक्ट ने डुअल या डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो एक्ट आया 1858 का, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था रिवोल्ट के टाइम पर? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक टाइटल दिया, टाइटल है वायसरॉय। ओके, तो टाइटल है वायसरॉय। तो ये टाइटल था, दोनों नेम चलते रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसरॉय। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। देखिए स्टूडेंट, रिवोल्ट के बाद क्वीन का एक डिक्लेरेशन आता है, ठीक है, क्वीन का डिक्लेरेशन आता है। उस डिक्लेरेशन में क्वीन ने क्लियर कर दिया कि आगे से हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को अनेक्स नहीं करेंगे। दैट मीन्स जितनी प्रिंसली स्टेट को अनेक्स कर लिया गया ओके, बट अब आगे से नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये था कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट अभी बची हुई हैं, तो इंडिया में जो टेरिटरीज आपको दिखाई देंगी वो किस टाइप से दिखाई देंगी, ये पॉइंट आपको समझना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, जो टेरिटरीज या जो एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी, इनको हम कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। ओके, इनको क्या बोलेंगे? ब्रिटिश प्रोविंसेस। और ब्रिटिश प्रोविंसेस के नंबर 1935 के एक्ट तक आते आते कितने हो जाएंगे? 11। जब इंडिया का पार्टीशन होगा तो दो प्रोविंस जो है कौन सी, आप याद करिए, सिंध एंड NWFP पाकिस्तान चली जाएंगी। बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, पंजाब का पार्टीशन हो जाएगा, और असम का एक एरिया है सिलहट, वो पाकिस्तान चला जाएगा। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में कौन होता है? गवर्नर। और इनके ऊपर कौन होता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एवरी प्रोविंस में एक गवर्नर और उसके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पॉइंट क्लियर? तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है। सेकेंड टाइप की टेरिटरीज स्टूडेंट, इनको आप कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आजादी के टाइम पर इनके नंबर हमें बताए जाते हैं 565, बट कुछ तो इतनी छोटी थी कि इनको काउंट करें या ना करें ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे एक स्टेट थी बिहार में बेलची, उसकी पॉपुलेशन पता है स्टूडेंट कितनी थी? 13 जो है नंबर थे वहां पॉपुलेशन में, ठीक है, 13%। तो उस टाइप से आप देखेंगे प्रिंसली स्टेट 565 इनके नंबर हैं। थर्ड टाइप की जो टेरिटरीज थी इसको कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इनके नंबर मोर और लेस 4 के आसपास रहे हैं। तो इस टाइप से ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये हमारी टेरिटरीज हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस। 1935 के एक्ट तक आते आते ये 11 हो जाएंगे। सेकंड प्रिंसली स्टेट 565 और थर्ड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस लाइक यूटी, यूनियन टेरिटरीज आज की डेट में। इधर सीधे वायसरॉय गवर्न करता है। ओके, अब समझिए। देन स्टूडेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक टाइटल दिया गया था वायसरॉय। वायसरॉय क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। क्लियर? बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्ड यूज होगा जब वो अपनी पावर यूज करेगा ब्रिटिश प्रोविंसेस के ऊपर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वायसरॉय क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि यहां पर हमारे प्रिंसली रूलर्स रूल कर रहे हैं। क्योंकि अब बोल दिया गया कि भाई आपको हटाएंगे नहीं, तो यहां पर हमारे रूलर्स रूल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप आइए पंजाब। तो पंजाब की ऐसी टेरिटरी जो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में थी वो ब्रिटिशर्स ने जीत ली, और जीतने के बाद पंजाब का एक पार्ट क्या बना दिया? ब्रिटिश प्रोविंस। बट बहुत सारी प्रिंसली स्टेट हैं पंजाब में, जैसे नाभा है, जींद है, पटियाला है। यहाँ के जो रूलर्स थे ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे, तो इन एरियाज को ब्रिटिशर्स ने जो है अनेक्स नहीं किया, और यहाँ पर रूलर्स जो है इंडियन रूलर्स रूल करते रहते हैं। तो पंजाब का एक पार्ट तो हो गया ब्रिटिश प्रोविंस, और सेकंड पार्ट क्या हो गया? प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स आ गई, इन्हीं को बाद में मिलाकर आप क्या बोल देते हैं? पैप्सू। तो इस टाइप से चीजों को समझने का ट्राई करिए। तो 3 टाइप की टेरिटरी हो गई आजादी के टाइम पर। ब्रिटिशर्स ये जो टेरिटरीज हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस, इनको हमें हैंड ओवर कर देते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रिंसली स्टेट्स के साथ। डलहौजी ये कहता था कि मुझे 10 ईयर्स दे दो, मैं सारे राजे महाराजे खत्म कर दूंगा। स्टूडेंट, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि डलहौजी अगर ये कर देता तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहता। वाई? क्योंकि बाद में इंटीग्रेशन वाला जो इश्यू आया था, वल्लभ भाई पटेल ने जो इतनी मेहनत लगाई वो हमें नहीं लगानी पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एक्ट था स्टूडेंट 1858 का, इसने एसओएस को पावर दी आईसीएस के एग्जाम के लिए। तो एसओएस को सिलेबस बताना था, किस टाइप का सिलेबस होगा, एग्जाम कहां होगा, कितने अटेम्प्ट होंगे, तो पूरी स्कीम जो है वो एसओएस को अब बतानी थी।
इससे पहले आईसीएस के बारे में जो बात हुई है कि ओपन कंपटीशन के बाद जो है सिलेक्शन होगा, ये बात हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और उसके बाद पहला आईसीएस का एग्जाम कब हुआ है इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, लंदन में 1855, ओके, लंदन में हुआ था। अब एसओएस को पावर दे दी गई है और एसओएस आईसीएस की पूरी स्कीम रेडी करेगा। तो स्टूडेंट ये है एक्ट ऑफ 1858। अब आप ये देखेंगे कि इस एक्ट ने जो मेन चेंजेस किए वो लंदन में किए, इंडिया में जो चेंजेस थे वो नॉमिनल थे, बिकॉज आपने एक टाइटल दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, क्या, वायसरॉय। कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है और वो वायसरॉय भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, 57 के रिवॉल्ट के बाद एक रिवॉल्ट फिर से होता है। इस रिवॉल्ट का नाम है इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो कहां यूज होता है? इंडिगो का प्लांट आपके सामने, ये जो प्लांट है स्टूडेंट, इसके जो आपको लीफ दिखाई दे रही हैं, इससे कलर निकलता है ब्लू कलर। ये यूज होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई, जो डाई होती है, डाई पर्पस के लिए यूज होता था स्टूडेंट, तो उससे डाई बनती थी। ये नेचुरल डाई थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो इससे रिलेटेड एक रिवोल्ट हुआ इंडिया में, इसको कहते हैं इंडिगो रिवोल्ट। और इसी से रिलेटेड बाद में चंपारण जो रिवोल्ट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, चंपारण जाते हैं, इसको महात्मा गांधी का फर्स्ट मूवमेंट भी कहते हैं इंडिया में, चंपारण मूवमेंट वो होगा। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया में टू टाइप से होता था। फर्स्ट निज कल्टीवेशन, तो यूरोपियन टू टाइप से यहां पर कल्टीवेशन कराते थे, निज कल्टीवेशन, और दूसरा तरीका था रेयती कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन क्या था? ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इंडिया में आए, उन्होंने लैंड को परचेज कर लिया, लैंड को परचेज करने के बाद अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए, बट वर्कर्स या जिसको आप कह सकते हैं लेबरर्स, लेबरर्स इंडियंस हैं, तो उनको वेजेस देनी है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, लैंड को भी आपको जो है लीज पर लेना है या खरीदना है, फिर आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हैं, फिर लेबरर्स की वेजेस हैं, तो ये थोड़ा सा टफ काम था। दूसरा जो तरीका था ये था स्टूडेंट रेयती कल्टीवेशन। इसमें लैंड हमारे पीजेंट की है, सारा काम वो करेगा, उसको कुछ लोन दे दिया यूरोपियंस ने, ओके, और लोन से बोला कि चलिए ये कल्टीवेशन करिए, हम इसको खरीद लेंगे। तो एडवांस में लोन दे दिया, और वो लोन जो दिए थे फिर बाद में उस पर एनहांसमेंट मांगा, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये बहुत सारे इश्यूज चलते थे। तो फिर से समझिए, निज कल्टीवेशन एंड रेयती कल्टीवेशन, दो टाइप से इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा है। निज कल्टीवेशन जो इंडिया में बढ़ा था, ये बढ़ा था आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833। वाई? 1833 का जो चार्टर एक्ट है, उसने यूरोपियंस को ये पावर दे दी थी कि वो इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मतलब इंडिया में लैंड को खरीद सकते हैं। इस पावर के बाद ही यूरोपियंस ने इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने टी गार्डन्स को खरीदा, कॉफी गार्डन्स को खरीदा, साथ में आप देखेंगे स्टूडेंट इंडिगो का कल्टीवेशन कराया, निज कल्टीवेशन जो था, ओके। तो ये दो टाइप से कल्टीवेशन हो रहा है। अब आपने बंगाल में कल्टीवेशन कराया, एडवांस में लोन दे दिया, और पीजेंट्स को बोला चलिए इंडिगो का कल्टीवेशन करिए। हमारे पीजेंट्स को पता नहीं था कि 3 to 4 ईयर्स अगर लगातार आप इंडिगो का कल्टीवेशन करते हैं तो जो लैंड है वो बैरन हो जाती है। उनको धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये लैंड तो बैरन हो रही है। साथ में हमारे बहुत सारे पीजेंट जो राइस एंड वीट का प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, बट नहीं, उनको इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ रहा था। साथ में जो डिमांड हो रही थी, जो लोन दिया था उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह था, एनहांसमेंट था, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब स्टूडेंट आप समझिए एक्सप्लॉइटेशन टाइप से चल रहा था। अब ये जो टाइम था थोड़ा अवेकनिंग का टाइम था, तो हमारे पीजेंट बोलते हैं बस बहुत हो गया भाई, अब हम ये बात नहीं मानेंगे आपकी, और आंखें बंद करके इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे। तो इधर स्टूडेंट हम देखेंगे एक इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट होता है। लीडर्स का नाम है यहां पर दिगंबर बिश्वास, दो ये ब्रदर थे, दिगंबर विश्वास एंड दूसरा नेम था विष्णु विश्वास। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, बंगाल में वी फॉर वैन का बी फॉर बॉय हो जाता है, ठीक है, तो विष्णु का विष्णु हो जाता है। तो यहां पर विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास, दो ये ब्रदर हैं, इनके अंडर मूवमेंट चलता है। कुछ लोकल और भी लीडर्स थे हमारे, तो इस टाइप से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हमारे पीजेंट्स ने एक फंड बनाया, कोर्ट में जाकर अपील फाइल कर दी, और जो है ऑर्गेनाइज वे में यूरोपियन प्लांटर्स से लड़ाई करी।
हमारे पीजेंट समझ गए थे कि आप जिस वे में लड़ना चाहते हैं हम उसी वे में आपको आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये इस टाइप से मूवमेंट चल रहा था। अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग ये है क्रिश्चियन मिशनरीज, कुछ यूरोपियंस, इन्होंने हमारे पीजेंट्स को मतलब इंडिगो के कल्टीवेटर्स को सपोर्ट किया। तो आपको पॉइंट याद रखना, क्रिश्चियन मिशनरीज। साथ में जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है बंगाल में, उसने भी हमारे पीजेंट्स को सपोर्ट किया। हरीश चंद्र मुखर्जी यहाँ पर एक बहुत बड़े लीडर हैं बंगाल में, और उनका एक न्यूज़पेपर था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट ने भी हमारे पीजेंट्स को सपोर्ट किया और इनके फेवर में आर्टिकल्स लिखे हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, इसी इंडिगो का जो रिवोल्ट हुआ, इंडिगो रिवोल्ट, इसी के ऊपर दीन बंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा। इस प्ले का नाम है नील दर्पण। ओके स्टूडेंट, क्या नाम है? नील दर्पण, रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। ठीक है, तो ये होता है इंडिगो रिवोल्ट। इस टाइम पर जो यूरोपियन प्लांटर्स बंगाल में थे, यहां से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और चंपारण पहुंच जाते हैं। उसके बाद चंपारण का इशू आएगा महात्मा गांधी के टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का जो ट्रेजर था वो खाली हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो इस टाइम पर ये जो आपको महाशय दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जेम्स विल्सन। ये वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फाइनेंस मेंबर हैं। ओके स्टूडेंट, तो फाइनेंस मेंबर हैं और इन्होंने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि खजाना खाली हो गया। आपने रिवोल्ट किया था, चलिए पे करिए टैक्स, और यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट इनकम टैक्स। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 57 के रिवोल्ट के बाद पहला जो एक्ट आया वो था एक्ट ऑफ 1858, और उसके थोड़े टाइम के बाद, 3 इयर्स के बाद, फिर से ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बना दिया। इस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। क्लियर? अब इसका नाम देखिए आप, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो इसमें काउंसिल्स में जो है चेंजेस किए, साथ में डिफरेंट काउंसिल्स जो प्रोविंसेस में हैं, ठीक है, डिफरेंट काउंसिल जो प्रोविंसेस में बनी है उनको क्रिएट किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बंगाल में आप याद रखेंगे काउंसिल को क्रिएट किया, तो बंगाल में 2 काउंसिल हो गई, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल और दूसरी बंगाल की प्रोविंशियल काउंसिल। बंगाल की 2 काउंसिल हो गई। इस टाइप से आप रिलेट करिए, जैसे दिल्ली चलिए, तो दिल्ली में एक तो हो गई पार्लियामेंट, और दूसरी दिल्ली जो है लाइक यूटी है, बट वहां पर भी एक काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी एक काउंसिल हो गई। इस टाइप से दिल्ली में 2 काउंसिल हो गई, एक पार्लियामेंट और दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टूडेंट इसी टाइप से ये एक्ट डिफरेंट प्रोविंसेस में काउंसिल्स को क्रिएट करता है और काउंसिल्स में थोड़े चेंजेस भी करता है। दैट्स वाई इस एक्ट का क्या नाम है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्ट क्यों लाया गया था? फर्स्ट पॉइंट, जब 1833 का एक्ट आया 1833, ठीक है, उसको समझिए। 1833 का जो एक्ट आया था उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पूरे इंडिया में जो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी थी। फॉर एग्जांपल, मद्रास का गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर है, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहां पर है? बंगाल में। तो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो केवल प्रपोज कर सकते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि हमारे लिए ये लॉ बना दीजिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास टाइम कहां था, तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो 1833 का एक्ट है वो इंडिया में क्या लेकर आया? सेंट्रलाइजेशन। और ये जो एक्ट है क्या लेकर आया? डिसेंट्रलाइजेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड इशू क्या था? सेकंड इशू ये था, इससे पहले जो एक्ट बना 1858, उस एक्ट ने जो चेंजेस किए थे मेनली लंदन में किए थे। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में तो चेंजेस हुए ही नहीं थे। तो स्टूडेंट दैट्स वाई इस एक्ट को लाना पड़ा और इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया में जो काउंसिल्स हैं, उनमें चेंजेस करने पड़े। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद खान जो फाउंडर हैं एएमयू के एंड कुछ अदर लीडर्स इस टाइप की बातें कर रहे थे कि जो रिवॉल्ट हुआ है 57 का, उसका एक मेन कॉज क्या है। तो वो बता रहे थे एक मेन कॉज है कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में लैक ऑफ कॉन्टैक्ट था। मतलब जो हमें रूल कर रहे हैं उनको पता ही नहीं था कि इंडियंस को क्या ग्रीवेंसेस हैं। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन देने का ट्राई किया गया, और इस एक्ट के अंडर में पहली बार, इस एक्ट के बनने के बाद पहली बार वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया।
बट उनको कौन सी पावर दी गई? लेजिस्लेटिव पावर। ये 3 इंडियंस कौन से स्टूडेंट? राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। ये 3 वो बंदे हैं जिन्होंने रिवोल्ट के टाइम पर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। तो इस टाइप से इन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर दिया है वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बट पावर कौन सी दी है? लेजिस्लेटिव पावर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इस एक्ट को डिस्कस करते हैं, प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस एक्ट ने वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 5th मेंबर ऐड कर दिया। अगर आपने एक्ट को पढ़ा होगा तो आपको एक क्लियर है स्टूडेंट, समझने का ट्राई करना। रेगुलेटिंग एक्ट बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट समझिए 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट ने जो बंगाल का गवर्नर है इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 काउंसलर जो है उनको ऐड कर दिया इसकी काउंसिल में। तो यहां से क्लियर कट एक वैलिडिटी मिली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। यहां पर टोटल मेंबर कितने हो गए? 5 इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। विलियम पिट इस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है वो एक मेंबर को कम कर देता है। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 काउंसलर्स, टोटल काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 4 इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद 1833 का एक्ट आया। 33 का जो एक्ट है वो एक लॉ मेंबर ऐड करता है गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फॉर अगर आपको लॉ बनाने हैं तो उस पर्पस के लिए लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, ठीक है, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। इस मेंबर का नाम था, फर्स्ट होल्डर जो है वो था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले आपको पता है किस किस काम से, किस किस वर्क से एसोसिएटेड है इंडिया में, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट ये एसोसिएटेड है फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में जो बना। सेकंड स्टूडेंट लॉर्ड मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन से एसोसिएटेड है। और थर्ड आईसीएस से एसोसिएटेड है। और फोर्थ आईपीसी जो कोडिफिकेशन हुआ है इंडियन लॉस का उससे एसोसिएटेड है लॉर्ड मैकॉले। तो यहां पर 33 का जो एक्ट है फिर से समझिए। 33 के एक्ट ने क्या किया? तो 33 का जो एक्ट है स्टूडेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 3 काउंसलर्स पहले से थे इसके साथ प्लस 1 मेंबर और ऐड कर दिया। ये जो 1 मेंबर ऐड किया गया इसको कहते हैं लॉ मेंबर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जब वो इंडिया के लिए लॉ बनाएगी देन ये लॉ मेंबर सिटिंग करेगा। बट जब ये काउंसिल इन लॉज को इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है, देन ये सिटिंग नहीं करेगा। उस टाइम पर कितने मेंबर सिटिंग करेंगे? 4। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 1853 का जब एक्ट आया तो उसने लॉ मेंबर को परमानेंट मेंबर बना दिया, क्लियर। और उसके बाद जब ये 61 का एक्ट आया तो उसने फिर से एक मेंबर ऐड कर दिया और ये जो मेंबर था स्टूडेंट इसको कहते हैं ज्यूरिस्ट। ये क्या था? एक ज्यूरिस्ट था, मतलब लॉ का जानकार। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकंड 1861 का जो एक्ट है ये तो आपको याद ही रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आया। साथ में स्टूडेंट ये एक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? पहले अगर कोई इश्यू आया, ठीक है, तो वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने जाएगा, चाहे वो इश्यू डिफेंस से रिलेटेड है या वो इश्यू फाइनेंस से रिलेटेड है, तो गवर्नर जनरल की पूरी काउंसिल के सामने जाएगा। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था। ये एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो इस टाइप की चीजें कर सकता है जिससे काउंसिल के ट्रांजेक्शन्स इजी हो जाएं। लॉर्ड कैनिंग ने इस पावर को यूज किया और पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम के अंडर में उसकी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए और बोला कि भाई अपने डिपार्टमेंट का काम खुद देखो। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो पूरी काउंसिल की मीटिंग बुला लेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा एक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया? आंसर 1861। डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आया 1861। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इंडिया में लॉ बनाने के लिए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कुछ मेंबर्स को ऐड कर दिया। बट ये जो मेंबर्स ऐड हुए इनको कहते हैं लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ये मेंबर्स कितने थे? नॉट लेस देन 6 एंड नॉट लेस देन नॉट मोर देन 12 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 6 मेंबर्स, ठीक है। तो यहां पर एक लिमिट हो गई 6 to 12। जब इस टाइप से लिमिट आएगी तो आपको अपर लिमिट को लेना है, 12 मेंबर्स को लेना है, ठीक है। तो आप समझिए जब इंडिया के लिए लॉ बनेंगे देन कितने मेंबर सिटिंग करेंगे, समझने का ट्राई करिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 5 मेंबर्स परमानेंट हो गए हैं प्लस 12 मेंबर्स जो अभी ऐड किए गए हैं।
तो जब इंडिया के लिए लॉ बनेंगे तो इतने मेंबर सिटिंग करेंगे, और जब इन लॉस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो एग्जेक्टिव पावर हो गई, वो इंप्लीमेंट करना मतलब एग्जेक्टिव पावर, तो फिर उस टाइम पर कितने मेंबर सिटिंग करेंगे, ये मेंबर्स। तो ये 12 मेंबर जो हैं इनके पास कौन सी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर ओनली। और आपको ये भी याद रखना है, इंडियंस को ये कौन से मेंबर बनाते थे, लेजिस्लेटिव मेंबर बनाते थे, इंडियंस को एग्जेक्टिव पावर नहीं देते थे। हमारे फर्स्ट बंदे जिनको एग्जेक्टिव पावर दी गई थी ये थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है। और इंडियंस बार बार ही डिमांड कर रहे थे कि हमें भी आप एग्जेक्टिव पावर दीजिए। पहली बार उन्होंने जो इंडियंस को एग्जेक्टिव पावर दी वो दी थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, बट प्रोविंसेस में सारी पावर नहीं दी थी, और दैट्स वाई वहां पर डायरार्की को इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने क्या किया इस एक्ट ने, ये एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आया, अभी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इसने कुछ न्यू काउंसिल्स क्रिएट कर दी। तो एक काउंसिल तो बंगाल की क्रिएट हो गई 1862 में, इस टाइप से बंगाल में 2 काउंसिल हो गई, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल और दूसरी गवर्नर की काउंसिल, ठीक है। तो 2 काउंसिल बंगाल में हो गई। एनडब्ल्यूपी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, कंफ्यूज नहीं होना है, एक है हमारा एनडब्ल्यूएफपी जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है। एक है हमारा एनडब्ल्यूपी यूपी का वेस्टर्न पार्ट, आगरा वाला मथुरा वाला पार्ट, इसको कहते थे एनडब्ल्यूपी, और यूपी के ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलते थे, अवध, और दोनों को मिलाकर बाद में क्या बना, यूनाइटेड प्रोविंस। तो स्टूडेंट जो एनडब्ल्यूपी है इसकी काउंसिल कब बनी है, 1886, और पंजाब की काउंसिल कब बनी, 1897। किस एक्ट के अंडर में, 1861। 1892 का जो एक्ट आया था वो एक अमेंडिंग एक्ट था, किस एक्ट में, 1861। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी, ठीक है। तो अब फिर से समझिए ये एक्ट क्या क्या करता है। आपसे क्वेश्चन आएगा डिसेंट्रलाइजेशन कौन सा एक्ट लेकर आया, 1861। दूसरा क्वेश्चन आएगा पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, 1861। थर्ड क्वेश्चन ऑर्डिनेंस की पावर किसने दी, 1861, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैबिनेट सिस्टम कौन सा एक्ट लेकर आता है, देन फिर से आपका आंसर क्या होगा, 1861। और इंडियंस को फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया गया वायसरॉय की काउंसिल में, तो वो भी किसके अंडर में किया गया, 1861। 3 इंडियंस, राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव, ठीक है। आगे बढ़े। यस स्टूडेंट, इसके बाद 1863 आता है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये क्लियर करते हैं आईसीएस को, ओके। आईसीएस के एग्जाम फिर से देखिए, इंडिया में जो एग्जाम हुआ आईसीएस का पहली बार ही हुआ इंडिया में, मतलब इंडियंस के लिए ये हुआ जो है 1855 में, बट ये लंदन में हुआ था। तो 1855 ओपन कंपटीशन की बात फर्स्ट टाइम किस एक्ट में की गई, 1853, ये पॉइंट याद रखना है। ओपन कंपटीशन की बात किस एक्ट में की गई, 1853। एग्जाम कब हुआ पहली बार, 1855 में, ओके। उसके बाद रिवोल्ट हो गया, और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराने की पावर किसको दे दी गई, एसओएस। और उसके बाद एसओएस ने पूरी स्कीम रेडी कर दी, और फ्री एग्जाम एवरी ईयर लंदन में होने लगा, और इंडियंस लंदन जाकर इस एग्जाम को क्लियर करने लगे। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इसको क्लियर किया ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। बाद में टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहे। जब कांग्रेस बनी, मॉडरेट लीडर्स आते हैं, तो उनकी एक डिमांड थी आईसीएस का एग्जाम साइमल्टेनियसली इंडिया में भी कंडक्ट कराइए, जो आप लंदन में कंडक्ट कराते हैं। इंडिया में एग्जाम कब हुआ कंडक्ट स्टूडेंट, 1922, याद रखना है, ठीक है। किसके अंडर में, मंटफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म। इस आईसीएस से रिलेटेड हमारे 2 कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है एटकिंसन कमीशन और एक है स्लिंगटन कमीशन, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 1866 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। इनमें से एक बहुत फेमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866। ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है स्टूडेंट लंदन में, इंडिया में नहीं बनती है, लंदन में बनी थी। बट इसके फाउंडर कौन थे, दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओके। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फेमस न्यूज़पेपर राष्ट्रगोफ्तार, फेमस न्यूज़पेपर राष्ट्रगोफ्तार। फेमस बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके स्टूडेंट, ये फेमस बुक है। राष्ट्रगोफ्तार का मीनिंग है ट्रुथ टेलर, ट्रुथ टेलर।
दादा भाई नेहरू जी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, बहुत फेमस है इंडिया में। दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। 1892 से 1895 तक ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। किस प्लेस से मेंबर बने थे स्टूडेंट? फिन्सबरी सेंट्रल, वहां से मेंबर बने थे। लिबरल पार्टी की सीट पर ये मेंबर बने थे। दादा भाई नेहरू जी ने हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया और बताया किस टाइप से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा पैसा लूटकर बाहर ले जा रहे हैं और इंडिया गरीब है तो क्यों गरीब है। किस बुक में बताया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1906 में, उससे पहले भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बट 1906 कैलकाटा सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। कैलकाटा में सेशन होता है 1906 में। इस सेशन में कांग्रेस 4 रेजोल्यूशन पास करती है। पहला रेजोल्यूशन था 1906 कैलकाटा सेशन प्रेसाइडेड बाय दादा भाई नेहरू जी। यहां पर 4 रेजोल्यूशन पास किए थे कांग्रेस ने। पहला रेजोल्यूशन स्वराज, सेकंड स्वदेशी, थर्ड नेशनल एजुकेशन एंड बायकॉट। तो स्टूडेंट ये 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे कैलकाटा कांग्रेस प्रेसाइडेड बाय दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रार्थना समाज। इंडिया में एक तरफ अवेकनिंग बढ़ रही थी, पॉलिटिकल अवेकनिंग आ रही थी, दूसरी तरफ हमारे सोशल रिफॉर्मर्स सोसाइटी में जो इवल्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनके ऊपर अटैक्स कर रहे थे। कुछ सोशल रिफॉर्मर जो है ऑर्गेनाइजेशंस को फाउंड कर रहे थे जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइज वे में सोशल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे। जैसे आपने देखा इससे पहले ब्रह्म समाज बन चुका था। ब्रह्म समाज सोशल जो इवल्स उनके ऊपर अटैक कर रहा है। इसी टाइम पर प्रार्थना समाज फाउंड किया गया स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा पीरियड चल रहा है उसमें प्रार्थना समाज फाउंड किया गया, प्रेयर एसोसिएशन या प्रेयर सभा। ईयर था 1861। फाउंडर कौन थे? तो मेन जो फाउंडर हैं वो हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ओके, डॉक्टर आत्माराम यस, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के, और गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल मेंटोर हैं महात्मा गांधी के। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे विडो रिफॉर्म एसोसिएशन से भी एसोसिएटेड हैं एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है स्टूडेंट कांग्रेस के। साथ में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने जो हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उसके ऊपर भी कुछ एसेस लिखे थे और ये जज थे। तो स्टूडेंट ये 2 मेन लीडर हैं, साथ में थे जो है साथ में 1-2 मेंबर्स और थे इनके। जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है इंडियंस का उससे कोई हमें लड़ाई नहीं करनी है, धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना है। इनका मेन फोकस था विमेन एजुकेशन, जो विडोज की कंडीशन है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज लाना, उसको अच्छा करना। साथ में इनका फोकस था अनटचेबिलिटी को दूर करना, और स्टूडेंट इनका फोकस था जो इंडिया में बहुत सारे इवल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करना और लोगों को समझाना कि ये चीजें ठीक नहीं हैं। तो इस टाइप से ये धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करते थे। इसका नाम है प्रार्थना समाज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा कब फाउंड की गई? 1870। इसके फाउंडर हैं जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, और साथ में है इनके आरजी भंडारकर। ओके स्टूडेंट, तो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। पूना सार्वजनिक सभा पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करती है, सोशल रिफॉर्म्स की भी बात करती है, बट ये आप याद रखना स्टूडेंट मेन पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है। कांग्रेस से पहले ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की थी। जैसे आईसीएस का एग्जाम लंदन के साथ साथ इंडिया में भी कंडक्ट कराइए, सॉल्ट टैक्स को अबोलिश कर दीजिए, जो आप हमारे ऊपर टैक्सेस लगाते हैं बहुत ज्यादा, जो हमारा सामान बाहर जाता है उसको कम करिए, और जो बाहर से सामान आ रहा है जैसे ब्रिटेन से इंडिया आ रहा है उसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाइए। नेक्स्ट इनका जो है स्टूडेंट डिमांड होती थी जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलग कर दीजिए। तो इस टाइप से डिमांड हमारी पहले भी आई है और ये डिमांड बाद में कांग्रेस ने भी रिपीट की है। तो 1870 में
पूना सार्वजनिक सभा फाउंड की गई। ओके स्टूडेंट, अब आप देखेंगे पूना मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, पूना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फाउंड की गई। इसी टाइम पर और भी बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जैसे मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की। तो जैसे जैसे ईयर आता जाएगा हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम एक यूनिक वे में हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं। लेक्चर्स को देखते रहिए। 47 तक का जो पीरियड है ये हम बहुत जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे, और आप अगर ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं तो आपको फायदा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे मैसेज कर देना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।